हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो आज की जो डिस्कशन है हम किसके बारे में करने जा रहे हैं आप सबको पता ही होगा। जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे स्टिमुलेटर टेस्ट में, और उसी की डिस्कशन जो है वो करेंगे हम लोग। मेजरली ये देखा गया है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें, आईएस यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टिमुलेटर में भी 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, और एक एक करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि जैसे जैसे सब्जेक्ट वेरी करता है तो हमारी लिखने की आंसर राइटिंग की अप्रोच जो है वो कैसे चेंज हो जाती है। अब इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, आपको एक मैं सिंपल सा रूल बताता हूं जो आपको फॉलो करना होगा और जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, यूपीएससी मेंस अलग अलग सब्जेक्ट। अब उन सब्जेक्ट में यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कि डिस्कस, जैसे कि इवेल्युएट, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, आपको करना क्या है, इन सब चीजों को लिखना है। ऐसे करके आपके पास 12 टर्म्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 12-15 के आसपास। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो 12 के आसपास बनती है। अब आपको ये करना कि अगर एक क्वेश्चन है, अब उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस दिस, और अगले क्वेश्चन में लिख दिया इवेल्युएट दिस, और अगले क्वेश्चन में जो है वो लिख दिया क्रिटिकली इवेल्युएट दिस। तो एक ही क्वेश्चन को लिखने की अप्रोच डिस्कस के केस में अलग हो जाएगी, इवेल्युएट के केस में अलग हो जाएगी, और क्रिटिकली एग्जामिन के केस में जो है वो अलग हो जाएगी। इस चीज की क्लैरिटी मेंस देने से पहले आप लोगों को होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यूपीएससी में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें यूपीएससी जो है इन स्पेसिफिक टर्म्स को अलग तरीके से यूज करता है। जैसे कि साइंस, अगर आप मेंस में साइंस का एग्जाम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इवेल्युएट या एग्जामिन, ये चीजों को कम यूज किया जाता है। ये सब चीजों का यूज जो है वो ज्यादा किसमें होता है? जीएस 1 में होता है। ठीक है, और साइंस में डिस्कस ज्यादा यूज किया जाता है। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो इकोनॉमी में जीएस 3 में आ रही है, अब उस केस में इवेल्युएशन का आ जाएगा, एग्जामिन आ जाएगा। कि मान लो कोई स्कीम चलाई थी और वो हेल्थ केयर के ऊपर थी, अब उसको एग्जामिन करो। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इन चीजों को जो है वो क्लियर करके रखें। और दूसरी चीज, अब बात करते हैं अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जो कि कौन सा है? इंटरनल सिक्योरिटी। अब इस केस में आपको ध्यान जो है वो क्या देना है? पहली चीज, एक क्वेश्चन होगा सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि जैसे मान लो कोई एरिया है, ठीक है, वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है, या फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रीड करते हैं, न्यूज़पेपर ध्यान से रीड करते हैं, तो 2 तरीके के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के? 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। पहला कौन सा होता है? इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, और दूसरा कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ठीक है, मान लो किसी एरिया में जो है टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक, अब उस केस में जो है आपको लॉन्ग टर्म भी सोचना होगा आंसर लिखते टाइम, और शॉर्ट टर्म भी सोचना होगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, जैसे कि मान लो आप अगर उस एरिया के लोगों को एजुकेट करोगे, हो सकता है वो एरिया एजुकेशन से जो है वो साइडलाइन हो गया हो, इस वजह से वहां पे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिली। अब इस वजह से वहां पे जो है उनको रेडिकलाइज करना ज्यादा इजी हो गया है। इवन सोशियोलॉजी में भी एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी में क्या बोला जाता है? उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई सेक्शन, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी है, उसको हिस्टोरिकल टर्म्स में या ऐतिहासिक तौर पे उसको मार्जिनलाइज्ड फील करवाया जाता है, या फिर उसको ये बोला जाता है कि ये अलग है। मान लो 10 लोग मेरे पास जॉब लेने के लिए आए, मैंने उनमें से 9 को जॉब दे दी, एक को नहीं दी, और वो एक को जो मैंने जॉब नहीं दी, हो सकता है वो किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करता है, इस वजह से नहीं दी, हो सकता है किसी एरिया से ऐसे बिलोंग करता है, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो सोशियोलॉजी में ये थ्योरी जो है वो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को, स्पेसिफिक व्यक्ति को मार्जिनलाइज जो है वो फील हुआ, इस वजह से उसको रेडिकलाइज करना, उसको गलत चीजों से इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन रह सकता है कि किसी एरिया में टेररिज्म जो है वो आ जाए। अब उसी केस में आपने जो सोल्यूशन सोचने हैं, एक तो सोचने हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या आता है? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया। अगर ये चीजें आप उनको प्रोवाइड करना शुरू करोगे
तो आपको पता होगा अगर एजुकेशन हम किसी एरिया की अच्छी करते हैं तो वो अगले दिन से ही हमें उसके बेनिफिट्स नहीं मिलने लगते, हमें उसके बेनिफिट्स मिलने में 5 से 10 साल जो है वो लग जाते हैं, 15 साल 20 साल, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये। लेकिन ऑन द स्पॉट जो इंस्टेबिलिटी हो रखी है जिसकी वजह से हम लोग एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे, उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लेने पड़ेंगे। और वो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होंगे वो आर्मी से रिलेटेड हो सकते हैं। वो ये हो सकता है कि उन लोगों को जो है किसी एक्ट के तहत वहां पे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दो, वहां पे मूवमेंट जो है वो कम कर दो लोगों की। तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन जैसा भी आए, आपको जो सोल्यूशन के बारे में सोचना है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के केस में सोचना है। क्लियर ऑन दिस? अभी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके बाद इसका जो आंसर है वो भी रीड करके बताएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है। कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दूंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ और आएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें जो चीजें डिस्कस की हैं उसको यूज करना आना चाहिए। यूज करना इन द सेंस, अभी जैसे मान लो किसी ने पूछा कि सर यूज कैसे करें, मेंस के केस में तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम एक टेस्ट देते हैं तो उसमें कुछ और पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और, तो कंफ्यूजन जो है वो ये हो जाती है कि ये वाला हमने याद कर लिया, उसमें ये भूल गए, उसमें फिगर्स भूल गए। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन आपको बताता हूँ। पहले इकोनॉमी के केस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी पे भी आएंगे। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो इकोनॉमी के केस में लगभग 12 मेजर अम्ब्रेला टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ हर साल क्वेश्चन आएगा, और वुमेन्स के ऊपर बजट में कुछ अलग हुआ तो उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो इकोनॉमी में इन्हीं चीजें के आसपास जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। अगर मान लो आपने 5 पेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स बना लिए, अब उसमें आपने रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन ये सारा कवर कर लिया, क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको उन्हीं नोट्स को लिंक करना आना चाहिए उससे कि आप उसको यूजफुल बना पाए। इकोनॉमी का केस हो गया डिस्कस। अब इसमें अगर देखोगे आप, हमारे जो टेस्ट बनाए गए हैं वो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाए गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन जो है वो नक्सलाइट इस मूवमेंट के ऊपर आ जाएगा, इसके सॉल्यूशंस के ऊपर आ जाएगा। अभी जो है अगर आप किसी को कॉल भी मिलाते हैं तो वो बोलना शुरू कर देते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से बच के रहें, ये सब चीजें हैं। यानी कि साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उन क्राइम्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और पिछले 3-4 सालों में इन डिजिटल अरेस्ट ये सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो लगातार आ रहे हैं। इस बार भी मेंस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिजिटली जो क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरी चीज, अभी AI बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेके। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका मेजर जो फोकस होना चाहिए मेंस के लिए वो ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और ये देखो कि कौन से अम्ब्रेला टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। उन अम्ब्रेला टॉपिक्स को डिस्कस करो और उसके बाद उसके ऊपर आंसर राइटिंग शुरू करो। ठीक है, एक क्वेश्चन के अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बना के देखो। अगर इसी क्वेश्चन पे मान लो इवेल्युएट आ जाता तो मेरे आंसर लिखने की अप्रोच कैसे चेंज हो जाती। अभी इसमें एग्जामिन था तो मैंने क्या लिखा, एग्जामिनर ने नंबर एग्जामिन पे इतने लिए और इवेल्युएट पे जो है मुझे इतने नंबर मिले हैं। तो इन सब चीजों को जब आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो आपको और ज्यादा सही क्लैरिटी होगी अप्रोच की कि मेंस में क्या क्या करना चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, इलुसिडेट द इनिशिएटिव टेकन टू कर्ब नक्सलाइट एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, इसको आंसर करना हमने 150 वर्ड्स में। देखो पहली चीज जो डिस्कस करने स्टूडेंट्स के आगे बनती है वो ये है कि सर एरिया कौन कौन सा है। अगर आप कोई अच्छा आंसर शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उस एरिया के बारे में लिखोगे कि वो एरिया कौन सा है। तो पहले ये डिस्कस करते हैं। PIB के द्वारा कुछ सॉल्यूशंस बताए गए थे, जो मॉडल आंसर है वो उन सॉल्यूशंस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये जो एरिया है ये इफेक्टेड है किसके द्वारा, नक्सलाइट्स के द्वारा। ठीक है, अब
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इंडियन एक्सप्रेस। कब आया था? जुलाई 2025 में ही जो है ये आर्टिकल आया था और उसी से ये इंफॉर्मेशन जो है वो ली गई है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, या फिर क्या चीजें हैं जो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे? सबसे पहले इस एरिया को जो है वो हाईलाइट किया जाता है और इस एरिया में जो है नक्सलाइट मूवमेंट की ज्यादा है। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एरिया है जो इफेक्टेड है वो है तेलंगाना, जिसमें ऑलमोस्ट 19 एरियाज ऐसे हाईलाइट किए गए हैं। उसके बाद जो है वो उड़ीसा आता है, उसके बाद बिहार का कुछ एरिया जो कि साउथ बिहार जो हम बोल सकते हैं उससे द्वारा इफेक्टेड है, और उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र, ये एरियाज वो हैं जो नक्सलाइट मूवमेंट के द्वारा इफेक्टेड है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इसी के बेस पे होना चाहिए। और रिसेंटली जो है ये जो मैप है, ये पहले जो है इसकी एक्सपेंशन हो रही थी, लेकिन अभी क्या देखा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो एरिया जो नक्सलाइट के द्वारा इफेक्टेड है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। ठीक है, अब इसी एरिया को यूज करके जो है आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना आंसर राइटिंग के लिए। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी टू combat left wing extremism through the National Policy and Action Plan which was approved in 2015। अब एक चीज और देखो, 2015 में ये प्लान बना, अभी 2025 चल रहा है, तो 10 साल उसको हो गए हैं। 10 साल होने पे किसी पॉलिसी के यूपीएससी में ये देखा गया है कि उसकी इवैल्यूएशन या एग्जामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही रीजन था ये क्वेश्चन को यहाँ पे देने का। क्लियर ऑन दिस? और ये भी जो है वो सरकार के द्वारा बोला गया था कि इसको प्रॉपरली हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, कब तक? 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं उस एक्टिविटीज को रोकने के लिए। ठीक है, पहली चीज हमने क्या करनी है, फोर्टिफाइड पॉलिसी पुलिस स्टेशन। नक्सलाइट एरिया में क्या होता था, मान लो कोई पुलिस स्टेशन है, अब उस पुलिस स्टेशन में नंबर ऑफ पुलिस कर्मी जो काम कर रहे हैं वो कम है, लेकिन नक्सलाइट जो है वो ज्यादा है। अब वो उस एरिया में हमला कर देंगे, अब उस केस में क्या होगा, उनके वेपन्स जो है वो छीन लिए जाते थे। और एक चीज और है जो आप लोगों को सर्च करनी है, वो है एम्बुश। ठीक है, एम्बुश के केस में क्या होता था, जैसे मान लो किसी पुलिस वाले को जो है वो खत्म कर दिया और उसके जो वेपन्स है उनको जो है यूज करना स्टेट के खिलाफ ही, स्टेट के वेपन्स छीन के स्टेट के खिलाफ ही यूज करना, इसको एम्बुश में जो है वो लाया गया। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी चीजें थी, अप्रोक्सीमेटली 612 जो है एरियाज हैं जहां पे पुलिस स्टेशन है, जिनको जो है वो क्या किया गया है, अभी फेंसिंग की गई है या फिर उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ये नंबर जो है पहले 2014 में जो है वो कम होता था, विच इज जस्ट 66। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या की गई है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, किसके ऊपर एक्सपेंडिचर है, हमारा जो सिक्योरिटी से संबंधित एक्सपेंडिचर है उसको भी, उसकी भी एक्सपेंशन जो है वो की गई है। ठीक है, प्लस ये भी है मोस्ट ऑफ द ऑपरेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, ये चीज है। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इसमें जैसे कि फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी का ऑपरेशंस में एआई का और साइंस का जो है यूज किया जा रहा है, जिससे जैसे मान लो नेविगेशन के लिए कुछ लगा दिया, अब वहां से अगर मूवमेंट हुई तो उसको यूज करके जो है उनको उस एरिया को या उस डिस्ट्रिक्ट को इन सब ऑपरेशन से जो है वो राहत मिलाई जा सकती है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसमें अपना काम कर रही है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, वो जो हमने रीड किए थे वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन थे। अब डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो पहली चीज क्या है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। सेंटर जो है वो स्पेशल असिस्टेंस के द्वारा उसने काफी स्कीम चलाई है। जैसे अगर आपको पता होगा कि एमएसपी मिलती है, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, और ये एरिया जो मैंने मेंशन किया ये मोस्ट ऑफ द एरियाज फॉरेस्ट में है, वहां पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से एक चीज होती है जो कि इकोनॉमिकली उन एरियाज को प्रॉस्परस करेगी। सरकार जो है उन चीजों को खरीदेगी और जिससे पैसा जो है वो उन लोगों के पास जाएगा और इससे एरिया डेवलपमेंट भी होगी। अब उसको अगर खरीदना है और उसको बेचना है, यानी कि उन लोगों को जो है वो इकोनॉमी में इंगेज करना है, तो हमें क्या करना होगा, अगली चीज कनेक्टिविटी। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म अगला सोल्यूशन क्या है, रोड कनेक्टिविटी, जो कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज जो है वो हो रही है,
जिसमें प्लान 1 फेज 1 के तहत भी जो है वो हुआ था। नेक्स्ट आ गया टेलीकॉम कनेक्टिविटी। अब उस केस में भी जो है क्या हुआ कि उन एरियाज में जहां सिग्नल नहीं आ रहे थे वहां पे टावर्स जो है वो लगाए गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते वहां पे बैंक्स ओपन किए गए हैं कुछ ऐसे एरियाज में जो कि बहुत आइसोलेटेड से एरियाज है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया जो कि उसी एरिया को और इनहेंस करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट ये भी है कि एक सोल्यूशन जो और माइंड में आता है लोगों के, वो ये है कि वहां की लोकल कम्युनिटी को यूज करना ताकि उस एरिया में स्टेबिलिटी जो है वो कायम हो पाए। लोकल एरियाज जो है वहां के जो लोग हैं वो उस एरिया की ज्योग्राफी से जो है इजीली वाकिफ होते हैं, यानी कि वो उस एरिया की ज्योग्राफी को जो है वो समझते हैं और उस एरिया में पुलिस वाले या मान लो आर्मी पर्सन्स जो है वो उनका हेल्प लेके जो है उस एरिया को और ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। मीडिया में कैंपेनिंग चलाई गई हैं, सेंट्रल एजेंसीज की भी असिस्टेंस है, तो इसके चलते कुछ अच्छी चीजें भी देखने को मिली हैं कि इसका जो एरिया है कॉन्टिन्यूसली वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, वायलेंस में डिक्लाइन हुआ है 81%। ठीक है, और अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें वो भी जो है 2024 में जस्ट 150 थी जो कि पहले ज्यादा हुआ करते था। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें क्या था, इलुसिडेट, और क्या चीज बतानी थी, इनिशिएटिव्स टेकन बाय फॉर द नक्सलाइट एक्टिविटीज इन इंडिया। पहले हमने दो चीजें डिस्कस की, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। उसके बाद हमने ये बताया कि इसका रिजल्ट क्या निकला और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। तो इससे एक अच्छा आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट आंसर समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द लीगल एंड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल टू कर्ब द साइबर क्राइम्स इन इंडिया। अब एक चीज देखो, ध्यान से समझो, साइबर क्राइम जो है वो किस से संबंधित है। फर्स्ट किससे संबंधित है बताइए। ओके, अब देखो इकोनॉमी यानी कि पैसा, क्रिमिनल्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। उस पैसे से वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे कोई चीज रन करेंगे जिसके चलते भारत की जो सोवरेनिटी है वो हो सकता है कि खतरे में आ जाए, या किसी भी देश की, मोस्टली ऐसा ही होता है। अब साइबर क्राइम से क्या लेना है उनको, पैसा। पैसा लेने के लिए अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री जानते हो, अगर आप ये जानते हो कि इंडिया में कब कब क्या हुआ, सरकार ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले, फिर उसके बाद जो साइबर क्रिमिनल्स थे उन्होंने कैसे अपना जो है वो चेंज कर दिया, तो आपके लिए कुछ ईजी हो जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया, व्हाट आर द लीगल एंड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल टू कर्ब द साइबर क्राइम इन इंडिया। क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है। अब जैसे ही मेरे केस में मैंने साइबर क्राइम्स रीड किया था इस क्वेश्चन में, तो मेरे माइंड में आरबीआई का भी आया और इवन ये भी आया कि आप यूपीआई से पेमेंट करते होंगे सब लोग, और उसमें केवाईसी होता है एक, नो योर कस्टमर। अब वो भी तो एक साइबर क्राइम को रोकने के लिए किया गया है। लेकिन जो आपका मेजरली अप्रोच होगी वो ये होगी कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस नहीं, जो रूल्स निकाल रहे हैं, जो एक्ट वगैरह आया, कोई मान लो सोशल मीडिया को रोकने के लिए आया, तो वो सब चीजें जो है वो आप लोगों ने यूज करनी है। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने थॉट्स को। आंसर राइटिंग में एक और चीज होती है, अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो, जो आपके फ्लोटिंग थॉट्स है ना, जो बार बार ऊपर 2-3 पॉइंट्स है, वही बार बार दिमाग में घूमते रहेंगे, आप ज्यादा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो अब पहले आंसर की तरफ चलते हैं। पहले आप ये समझो, 1991 में जो रिफॉर्म्स आई थी उनका नाम क्या था, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस चीज के चलते क्या हुआ था कि इंडिया में कंपनीज आनी शुरू हो गई। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज जो है वो, उनके पास भी मौका था बाहर जाने का, और इसी चीज के चलते जो है वो क्या हो गया था, लगभग 9 साल के आसपास हो गए थे। और 9 साल के आसपास जब हुए तो कौन सा सन आ गया, सन 2000। अब इसके चलते क्या हुआ, साइबर क्राइम्स भी इंक्रीज होने शुरू हो गए, और इसी वजह से इस चीज को रोकने के लिए कंपनीज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही थी इंडिया में, उनको फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा था। तो इस वजह से पहला लॉ जो है वो लाया गया साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। क्लियर ऑन दिस, जिसमें ई गवर्नेंस, ई सिग्नेचर, ये सब चीजें जो है वो बोली गई। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई इशू। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे 2008, ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में मेजर कंपनीज रजिस्टर होनी शुरू हो गई थी। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट धीरे धीरे जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिया था इंडिया में। अब इसी चीज के चलते जो है वो क्या होता था कि लॉ इस चीज के ऊपर कैसे
रिएक्ट करेगा। कंपनीज के जो इंफॉर्मेशन है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बीच में ब्रीचेस होने लग गए थे और इस तरीके के साइबर क्राइम जो है वो होने शुरू हो गए थे। यानी कि अभी तक आपने देखा कि 2000 आज चल रहा है और साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो नॉर्मल इंसानों के साथ नहीं हो रहे, जो रोड पे जा रहा है उसके साथ नहीं हो रहे, किसके साथ हो रहे हैं? मेजर कंपनीज के साथ हो रहे हैं। इस वजह से ये रूल्स निकाले गए। अब जैसे 2008 आया, इस समय तक मोस्ट ऑफ द लोगों के पास जो है वो मोबाइल फोन आ गया था और मोबाइल फोन जो है वो आपके बैंक से लिंक हो गया था। तो क्राइम्स की जो नेचर है वो इस समय में फिर से बदल जाएगी और इसमें जो बदलेगी उसके लिए एक तो रूल्स लाएंगे जाएंगे 2011 में। इसी में कुछ इश्यूज थे, मेजर डिटेल्स में आपको नहीं जाना, इसके पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन जो ड्रॉबैक्स थे इसके, उसको रोकने के लिए जो है, उसको रोकने के लिए लाए गए 2011 के रूल्स। और नेक्स्ट रूल जो लाए गए थे वो सन 2021 में लाए गए थे और जैसा कि मैंने बोला कि जिसमें प्रोसीजर डिफाइन किया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो लिंक थे बैंक से, तो इस वजह से इंफॉर्मेशन, यानी कि लोगों का जो क्या था, लोगों की जो इंफॉर्मेशन थी वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक नया ऑयल बन गया। अब उसको ये लोग यूज कर रहे हैं। और देखा होगा आपने 2017 में जीएसटी आया, 16 में डिमोनेटाइजेशन हुई और उसके आसपास जो है इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन जो है वो चल रही थी और उसी के ऊपर जो है ये रूल बनाए गए 2021 के। क्लियर ऑन दिस? और उसमें जो है एक चीज और आई कि सोशल मीडिया पे प्रोपोगेंडा चलाने शुरू कर दिए। साइबर क्रिमिनल जो है वो ये भी करते थे कि किसी व्यक्ति को ऐसी रील्स भेजना या फिर ऐसे कंटेंट डालना जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, जैसे मान लो दो कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा, उन चीजों की चेरी पिकिंग करना और उन चेरी पिकिंग को जो है वो लोगों के आगे प्रेजेंट करना ताकि उनका जो माइंड है वो एक स्पेसिफिक एरिया में सोचे। जैसे जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, मैंने बोला था कि सोशियोलॉजी की एक थ्योरी थी मार्जिनलाइजेशन वाली। अब उस मार्जिनलाइजेशन की जो थ्योरी है उसमें अगर कोई चेरी पिकिंग करके उस व्यक्ति को बताए तो वो बोलेगा कि मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा चलो अभी बदला लेने चलो। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो है वो हो रही थी। क्लियर ऑन दिस? इसी वजह से ये इस तरीके से रूल आए। अगर आप इसको हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में रीड करोगे और चीजों को रीड करोगे तो इसमें इकोनॉमी भी निकलेगी, आपकी आंसर राइटिंग उतनी ज्यादा मैच्योर होगी, ठीक है। सिंपल इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, यहां तक। अब पहला जो रूल है वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 स्टैंड एज इंडियाज लैंडमार्क साइबर सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग द साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम को इनहेंस करने के लिए पहला फ्रेमवर्क लाया गया था। अब एक एक करके जानते हैं कि इसके पॉइंट्स क्या थे। पहला क्या था? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी लॉ इन इंडिया। अगर ये लॉ है तो इसमें डिफाइन भी किया गया होगा, और अगर उस समय डिफाइन किया गया है तो समय के साथ टेक्निक्स भी बढ़ी, तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन भी ब्रॉड की गई होगी, यानी कि इसी में अमेंडमेंट्स होती रहेंगी। प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोटेक्शन। एस्टैब्लिश लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। तो मेजर बेसिक सी बातें हैं जो इसमें लिखी गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया 2008। मैंने जैसे कि आपको कहानी में बताया था कि उस समय तक जो है शेयर मार्केट, शेल कंपनीज, ये सब चीजें आने लग गई थी। और एक चीज अच्छी है कि ये ग्रोथ फेज में था। अगर फुली ग्रो कर देता तो रिसेशन जैसे आया था अमेरिका में तो वो इंडिया में भी आ सकता था, ठीक है। तो इसने क्या किया? एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एनहेंस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज, इंट्रोड्यूस लाइबिलिटी फॉर डाटा ब्रीच, और इसमें प्रोविजंस भी ऐड कर दिए गए साइबर टेररिज्म और इन चीजों को, जिसमें ऐसे छोड़ दिया गया था, उन चीजों को 2008 में जाके इसमें ऐड ऑन किया गया। लेकिन स्टिल इसमें प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का प्राइवेसी का ब्रीच होता है तो उन चीजों को यहाँ पे नहीं बताया गया था। उन चीजों के लिए जो रूल्स निकाले गए वो 2011 में निकाले गए, जिसमें पहला पॉइंट क्या था? रेगुलेशन ऑफ intermediates and their responsibilities, update penalties for cyber crime, cheating and privacy violation। तो इन सब चीजों को इसमें डिस्कस किया गया।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल्स आए 2021 में आए थे, जिसमें मेजरली क्या बताया गया था कि स्मॉल और लार्ज सोशल मीडिया जो है उसको कैसे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है ताकि उससे स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो पाए। इम्पोज एडिशनल ड्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा इनहेंस किया गया। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी जो है वो क्रिएट किया गया। नेक्स्ट आ गया डिजिटल पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन एक्ट 2023। अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इंफॉर्मेशन को लेके आपके जो अपने राइट्स हैं, जैसे राइट टू फॉरगेट है, आपने मान लो अमेजोन से कुछ मंगवाया, अब अमेजोन जो है उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन चली गई होगी जिससे आपने पे किया होगा। अब उसके बाद ये भी कैंपेनिंग चलने लगी कि उस इंफॉर्मेशन को भी ब्रीच किया जा सकता है या उस इंफॉर्मेशन को भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कस्टमर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को जो है रिमूव करवा सकता है, कि जैसे आपने शॉपिंग की तो विद इन 40 दिन और इस सब 50 दिन के बाद जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं रख सकती। तो ये रूल्स जो है वो 2023 में लाए गए। तो इस तरीके से जो है वो चीजें वर्क की और इसी को जो है वो डिजिटल फ्रेमवर्क, आईटी एक्ट, ये सब चीजें इसमें आई हैं। अब आप जब आंसर लिखेंगे, अगर आप इस तरीके से इसको शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे वन बाय वन जो है वो बताएंगे तो आपके लिए कुछ इजी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इलस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन एनहेंसिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। एआई की क्या एप्लीकेशन है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, पहली चीज आप लोगों को जो ध्यान देनी है वो ये है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, सबसे पहले क्या आता है हमारा, जो हमारा कौन सा एरिया है, जो इंडिया की बाउंड्री है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा है, इसमें एआई का यूज कैसे हो सकता है। नॉर्मल चीज देखो, अगर आपने सेंसर लगा दिए, अगर आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ कैमरास आते हैं वो लगा दिए, कि एयरपोर्ट पे भी अब यूज किए जाते हैं बीएसएफ और आईटीबीपी के द्वारा, ठीक है, तो उन चीजों के चलते क्या होगा, इजीनेस हो जाएगी। तो पहला जो आपने डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सर्वेलेंस, बॉर्डर की जो मैनेजमेंट करनी है और जो सर्वेलेंस करनी है। एग्जाम्पल, जैसे इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पे इजीली वो लोग क्रॉस कर देते थे, लेकिन अभी जो है वो सेंसर्स ये सब चीजें लगा दी गई हैं। अब उस चीज के चलते क्या होता है, उनको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि एआई से इनेबल्ड है, जिसमें क्या लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि अच्छी सर्वेलेंस कर देते हैं। पहला पॉइंट सबको समझ आ गया। नेक्स्ट, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा आपके फेस को, अगर और अपने इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस है उससे मैच करेगा। अगर उसमें कोई क्रिमिनल है तो उसका भी फेस जो है वो उससे मिल रहा है और उसने हल्का फुल्का मान लो चेंज भी करवा लिया, तो उसको रिकॉग्नाइज करके इजीली बीएसएफ या किसी भी उसको बता देगा कि ये जो है व्यक्ति के ऊपर कोई भी केस चल रहा है। तो सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एआई का कैसे यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लो कोई मिसाइल एक देश से दूसरे देश जाती है, ठीक है, अब इंडिया ने जो है उस मिसाइल से बचना है, तो ये नहीं होगा कि इंडिया का जो आर्मी पर्सोनल है वो उस मिसाइल को टारगेट करके वो शूट करेगा। वो एक, उसमें एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जब कोई भी मिसाइल चलती है तो वो कुछ हीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, हीट। अब वो जो एआई है वो क्या करेगा, उस हीट को डिटेक्ट करेगा कि उस एरिया से आ रही है और इसकी मूवमेंट जो है वो इस तरफ जा रही है, और क्योंकि इसकी इतनी स्पीड है, इतनी हीट इसी मूवमेंट में जा रही है, तो इसका अगला जो एरिया होगा जिसपे ये आने वाला ये प्रोजेक्ट जो भी है प्रोजेक्शन, वो इस एरिया में आएगा। तो ये एआई क्या करेगा, उस ऑटोमेटिक वेपन और अनमैन्ड व्हीकल को उसी एरिया में शूट कर देगा, जिससे वो जो ब्लास्ट है वो एयर में ही हो जाएगा, वो नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी जो है वो एआई के द्वारा ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट है टारगेट रिकॉग्नाइजेशन एंड डिसीजन सपोर्ट, इजीली आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या है, तो एआई जो है वो उसमें हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, साइबर सिक्योरिटी में कैसे, साइबर सिक्योरिटी में इन द सेंस कि अगर मान लो कोई साइबर थ्रेट है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एआई उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हम इजीली बच पाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट, इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कोई एरिया है, मान लो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई इंडिया के बारे में कि इंडिया में पंजाब में ऐसा, हिमाचल में ऐसा, हरियाणा में ऐसा। अब उस इंफॉर्मेशन को अगर मैं एआई के द्वारा प्रोसेसिंग करवाऊंगा तो वो मुझे बता देगा कि
इस एरिया में स्पेसिफिकली ये क्राइम होते हैं, और उस एरिया में स्पेसिफिकली विद इन उसके सब डिविजन हैं जिसमें ये क्राइम जो है वो ज्यादा है, जिसको सॉल्व करना इंडिया के लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से एआई जो है वो और ज्यादा काम आ सकता है। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। और ये भी है कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, ठीक है, ये चेक करना कि ये न्यूज की कोई ऑथेंटिसिटी भी है या नहीं है, तो ये सब चीजें भी करता है। प्लस ये भी है कि मान लो सोशल मीडिया पे मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ वो मेरी लोकल लैंग्वेज है, उसकी लोकल लैंग्वेज है, तो उस लोकल लैंग्वेज को नॉर्मल कन्वर्ट करना और उसको सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है वो ये समझ आना कि ये क्या इनके बीच में वार्तालाप जो है वो चल रही है। प्लस अगर मान लो वो किसी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको डिकोड करना एआई की हेल्प से ज्यादा इजी हो जाता है। तो आप इन बेसिक से पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, बेनिफिट जो है वो हुआ होगा। आंसर राइटिंग और अच्छे से कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।